मित्रों नमस्कार। इंस्टा बातों बातों में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 166वां भाग है, 166वां एपिसोड है जब हम आज एक नए कलाकार से बात करने जा रहे हैं। ये हैं नेहा झा कासलीवाल। एक कुशल कथक नृत्यांगना है और राजस्थान से बिलोंग करती हैं, राजस्थान की रहने वाली हैं। प्रतिभाशाली युवा नृत्यांगना के रूप में आपने काफ़ी पहचान अर्जित की है और देश के अनेक प्रतिष्ठित समारोहों में आपने अपनी प्रतिभागिता से कला रसिकों को, कथक के जानकारों को मंत्रमुग्ध किया है। एक अच्छी गुरु शिष्य परंपरा के साथ निष्णात होकर जब कोई प्रतिभा हमारे समक्ष आती है तो हमें अनुमान हो जाता है कि किस प्रकार से वे अपनी कला को, अपनी साधना को अपने लिए महत्वपूर्ण समझती हैं, अपने लिए महत्व का समझती हैं और उनको ये लगता है कि मंच पर वे जो कुछ कर रही हैं वो उनका सिग्नेचर है, हस्ताक्षर है। मैं आज जो हमारे बीच हमारे मित्र उपस्थित हो रहे हैं बातचीत को सुनने के लिए, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। सुनीता सिंह जी, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके साथ साथ संजय जी हैं, संजय कुमार जोशी जी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार संजय जी। धीरे धीरे सभी लोग हमारे आते जा रहे हैं मित्र, जिनको ये खबर है कि आज इंस्टा बातों बातों में कार्यक्रम 4 बजे शाम को होगा। योगी द योगी लाइफ, आपका भी स्वागत है। सुमन जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज इतवार का दिन है और कल से एक सकारात्मक लहर पूरे देश में दौड़ी हुई है। श्रीवास्तव जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। कोरोना वैक्सीन के आ जाने से पूरे देश में जिस तरह से एक खुशी की एक अभय व्याप्त हो रहा है, एक कॉन्फिडेंस और एक आत्मविश्वास प्राप्त हो रहा है, जिस तरह से कोरोना का डर पूरे साल 2020 में हम सबके बीच हम सबको आतंकित करता रहा, इस वैक्सीन के आ जाने से हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास एक बहुत अचूक अस्त्र हम सब के लिए भारत सरकार ने उपलब्ध कराया है। हम इसके लिए अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भी शुक्रगुजार होते हैं और उनके साथ साथ फिर उनके नेतृत्व में संबंधित विभाग के वैज्ञानिक, विभाग के डॉक्टर, शोधकर्ता और तमाम स्तरों पर उसके मानवीय प्रभाव पर का निरीक्षण करने और आकलन करने के बाद एक तरह से जनता को जो ये दवा सौंपी गई है, 24 घंटे हो चुके हैं लगातार लोग उसका जिन लोगों पे उसका प्रयोग किया गया है, लगाया गया है, वे सब जिस तरह से स्वस्थ और सामान्य हैं, अपनी दिनचर्या में हैं, हमारे लिए बड़ी बात है कि हम एक अपने आप में साहस जो महसूस करते हैं वो इस समय प्रतीत हो रहा है। ईश्वर ऐसी बाधाओं से अब हमेशा मानवीयता को मुक्त रखे, दूर रखे और जो कुछ भी हम लोगों से भूले हुई हों, जिस भी तरह की असावधानियों के कारण ये सब स्थितियाँ निर्मित हुई हैं, वो सब हमसे ना दोहराई जाए, यही हम अपने आप से भी कामना करते हैं और अपने पड़ोस से भी कामना करते हैं। इस समय सौम्या जी भी आई हैं, वो लाइव होना चाहती है, लेकिन सौम्या जी को बताना चाहूँगा कि हम मेहा जी से बात करेंगे और मेहा जी हमारी मेहमान हैं, उनको सुनेंगे हम। और कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो आगे और भी कलाकारों से ये बातचीत जारी रहेगी। अभी लगातार प्रत्येक शनिवार और रविवार को हम बातचीत करते हैं। अपवाद स्वरूप कभी कभी कुछ कलाकारों ने ये भी चाहा कि शनिवार इतवार के अलावा किसी दिन वो बातचीत करने में उनको सुविधा है, तो मैं फिर इस कार्यक्रम को बीच में भी लेकर आता हूँ। चूँकि मेहा आ चुकी हैं तो मैं उनको रिसीव करता हूँ और आप सबके बीच लेकर आता हूँ। आप लोग बने रहिएगा।
मेहा जी की प्रतीक्षा है। जुड़ने में जो वक्त लग रहा है, कुछ सेकंड, हम लोग जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। तकनीक है, सब तकनीक को ही सलाम है जो हमको इन सब चीजों से जोड़ती है। हम मेहा जी को इनवाइट कर चुके हैं, वो किसी भी तरह से जुड़ेंगी। मेहा जी अनेबल टू ज्वाइन, ऐसा कैसे हुआ? फिर कोशिश करता हूँ। निशी, आपका भी स्वागत है। नए साल की शुभकामनाएं आपको। मेहा जी को जोड़ने की कोशिश है, दोबारा से मैंने उनको अपील भेजी है। मेरा ख्याल है ना जुड़ने की कोई वजह तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेहा जी, मैंने आपको रिसीव करने के लिए अपील भेज दी है। क्यों ऐसा हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं अभी आपकी रिक्वेस्ट मुझे आई, मैंने आपको वो मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूँ। मेहा, आपने मेरे को हमें फॉलो किया हुआ है। मैं आपको बार बार भेज रहा हूँ अपनी ओर से, लेकिन एक यहाँ से ही कोशिश करता हूँ। एक मिनट। एक और चिन्ह के द्वारा मैंने आपको दोबारा अपील भेजी है।
जी। हे भगवान। मतलब जी मैं अब देख पा रही हूँ। पता नहीं कुछ आई थिंक वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरी रिक्वेस्ट भी नहीं जा रही थी और आपकी भी नहीं आ पा रही थी। हाँ, हमको ये लगा कि ये क्या हो रहा है, और ये फिर अंत में यहाँ एक एरो बना होता है नुकीला हुआ, उसको भी क्लिक करके अपील भेजते हैं, तो फिर हमने वहां से भी भेजा। और हाँ, पर वो फर्स्ट टाइम में तो वो भी नहीं ज्वाइन हो रहा था, फिर अभी दोबारा में आया। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। अच्छा हूँ, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और मैं उस समय को याद कर रहा हूँ कि कैसे आपकी हमारी पहचान हुई, आपके जी। गुरुजी के माध्यम से। और पहला परिचय वहां से हुआ, आप जुड़ी हमसे, और आज आपको यहाँ पर नए साल के 15 दिन हालांकि निकल गए, लेकिन फिर भी अभी नए साल है। नए साल आपको जोड़कर अ, खुशी हो रही है। और एक सिलसिला जो पिछले मई से हम लोगों ने जारी कर रखा था, 166वीं मेहमान है आप, तो आपका हाँ, अभिनंदन है। धन्यवाद। ये बहुत ही एफर्ट वाला और कंटिन्यूटी वाला आपने बहुत ही अच्छा काम किया है, जिससे कलाकारों की बातें भी हो पाती है, उन्हें सुनने का भी मौका मिलता है, और हाँ, एक जुड़ाव भी रहता है सबके साथ। इस बीच आप लगातार हमारे प्राय सभी कार्यक्रमों का हिस्सा रही, जब भी आपको वक्त मिला होगा मैं देखता रहा। जी इस कार्यक्रम को आपकी शुभकामनाएं भी बराबर मिली। मुझे सीखने को मिलता है इससे। आपने स्वयं भी एक बहुत सुंदर प्रयोग किया और देश में कलाकारों को जोड़ा, बहुत अच्छी अच्छी वार्ताएं कराई। ये भी जी, एक बड़ा काम हुआ। मैंने कोशिश करी, एक वर्चुअल फेस्टिवल किया था अनंतया। तो हाँ हाँ। 5 वीक डांस फेस्टिवल था, जिसमें हमने हर बुधवार और शनिवार को हम लोग उसमें इवेंट करते थे। तो उसमें कुछ टॉक शोज होते थे और परफॉर्मेंसेस थी आर्टिस्ट की। और कथक डांस फेस्टिवल था। तो उसी वहीं से हम लोग का बात ही शुरू हुई थी, वहीं से आपको जानने का मौका मिला और आपका आशीर्वाद मिला। और बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने उस फेस्टिवल को अनुग्रहित किया अपने प्रेजेंस से। नहीं, ऐसा तो मानना ठीक नहीं है अनुग्रहित करने जैसा, लेकिन ये जरूर है कि रचनात्मक भागीदारी अच्छी लगती है। और अगर आप कोई अच्छी बात कह पाए, आपकी बात से जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने इत्तेफाक रखा है, तो अपना कहा सार्थक होता है, बस ये है। और कई बार इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलते नहीं है, तो मैं बल्कि आपका ही आभारी रहूंगा इसके लिए कि आपने उसमें जोड़ा। तो अभी इधर इधर आपकी अपनी जर्नी जो खास तौर से कोविड काल को आपने किस तरह व्यतीत किया है, ये जानना चाहूंगा। कोविड काल मेरे लिए तो मुझे लगता है कि बहुत प्रोडक्टिव रहा। इनफैक्ट आई थिंक सभी आर्टिस्ट के लिए, जो जो किसी न किसी कला से जुड़े हुए होते हैं, उन हम्म लोगों को अगर एक हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम मिल गया, जिसे आप सिर्फ खुद के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इससे अच्छी हम्म अपॉर्चुनिटी आर्टिस्ट के लिए तो हो ही नहीं सकती। तो वो अपॉर्चुनिटी इस कोविड के साल में, इस लॉकडाउन में, और थैंक मैंने उसको अच्छे से यूटिलाइज करा और फेस्टिवल करे काफी। खुद पे भी काफी काम किया, अपना रियाज, हम्म एक अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना, क्योंकि इन सब चीजों का डेली रूटीन में हमें टाइम नहीं मिल पाता है। तो उस चीज को आई थिंक वो एक अच्छा टाइम था मेरे लिए। हालांकि कोविड देखा जाए तो नहीं अच्छा रहा, हम्म आर्थिक कलाकारों के लिए भी और काफी आम लोगों के लिए भी। पर हाँ, अगर सिर्फ खुद के हम्म productivity और खुद के काम की बात की जाए तो वो काफी अच्छा होगा। हम्म। लेकिन इसमें क्या था कि जो इस बीमारी के कारण जो एक तरह का भय सबके मन में बैठ गया था। जी। और जो भी मतलब वैसे तो खैर हर इंसान संवेदनशील है, अपन ऐसा कोई विभाजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रचनात्मक जो लोग हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, उन्होंने इस सब पे क्योंकि वो सब इस दुनिया की जो एक सच्चाई है, जो हमारे जीवन का जो यथार्थ है, उसकी तरह से सब लोग
सोचना शुरू करते हैं इन सारी चीजों को। रूटीन में जो आदमी अपने अपनी काम में लगा है उसके लिए ठीक है, बीमारी है तो डर गया बैठ गया, लेकिन आप जो बाकी काम कर रहे हो तो आपको लगातार लगता है कि आप जिस साधना में जुड़े हुए हो, जिस काम में लगे हुए हो, आप कहाँ तक पहुंच पाए, कहाँ तक आपको जाना था। तो बहुत सारी बातें मन में आती है कि ये यात्रा कहीं रुक तो नहीं जाएगी, क्या होगा, भगवान जाने क्या होगा। तो वो लोगों को परेशान होता किया। एक वो डर तो बिल्कुल था ही कि एक अनसर्टेनिटी थी कि कहाँ तक जाएगा और कितना आगे और सफर करना पड़ेगा, वो अनसर्टेनिटी तो बिल्कुल थी ही। पर अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड पे देखूं तो हाँ, खुद को सोचने का, खुद को काम करने का बहुत टाइम मिला। परिवार का, हम्म। फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई और हम्म। एक नया नजरिया मिला कि लाइफ बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप जिस तरह से आप उसको एक पॉजिटिव वे में और एक अच्छे नोट पे जी, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक लर्निंग अच्छी मिली मुझे लगता है, मैंने सीखा ये लॉकडाउन में। हमारे बहुत सारे साथी, मैं भी उसमें शामिल हूँ, और कुछ ठोस काम नहीं कर पाए। जैसे होता है ना कि 8 महीने में एक उपन्यास लिख डालते या कुछ करते, ऐसा कोई कंसंट्रेशन नहीं कर पाया। हमको भी मतलब एक तरह से अंदेशे और दुनिया भर की चीजें बाधित करती रहती थी। ये बातों बातों में कार्यक्रम इसी बात से ध्यान हटाने की एक तरह से उपज है, ये कहना। जी। क्योंकि इससे ये होता था कि हम सब एक दूसरे से मिलते थे और एक दूसरे को का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते थे, और जो कुछ भी आप सब ने अचीव किया उसको जानने की कोशिश करते थे। उससे दो बातें हमको भी सीखने को मिलेगी अपने जीवन में उतारने के लिए। ये एक बात रही। मैं ये जानना चाहूंगा कि दो सरनेम जुड़ते हैं, एक तो मुझे लगता है विवाह के बाद जुड़ा है, तो जी दोनों सास हैं। और कहाँ की रहने वाली हैं वैसे आप ब्याह कर आ गई क्या राजस्थान? नहीं, मेरी पैदाइश राजस्थान की ही है और हाँ। मैं कोटा में पली बड़ी हूँ, वहीं पैदा हुई। और हम्म। उसके बाद हाँ, मेरा ससुराल है अजमेर। और अच्छा आफ्टर मैं, अच्छा। हाँ, हम लोग जयपुर, मैं जयपुर में रहने वाली हूँ, जयपुर सेटल हूँ। मैं और स्टूडियो भी रन करती हूँ, मेरा अकेडमी है, मुद्रा अकेडमी हाँ। ऑफ आर्ट्स के नाम से। और हम्म। मैं छोटे बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रही हूँ और जो भी गुरु जी से सीखा है वो हम्म। आगे उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। नृत्य जीवन में कैसे आया? कोई प्रेरणा थी या घर परिवार में कोई इस कला में सक्रिय थे? कैसे मन किया कि एक ये भी आयाम होना चाहिए शिक्षा के साथ साथ? अब घर में तो मतलब आर्टिस्ट कोई भी नहीं था, मुझसे पहले कोई हाँ। भी आर्टिस्ट नहीं है फैमिली में। मैं एक हम्म। सर्विस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। पर हाँ, हम्म। माँ बाप को लगा, मम्मी पापा को लगा कि मैं डांस अच्छा करती हूँ और मुझे सीखना चाहिए। मैं तो हम्म। आई थिंक काफी छोटी थी ये समझने के लिए कि मुझे डांस सीखना है और मैं अच्छा कर रही हूँ। मैं कुछ 6-7 साल की रही होंगी। तो उन्हें हम्म। ही लगा, उन्होंने ही मुझे फिर क्लासेस में डाला। और मतलब इसके लिए मैं अपनी पेरेंट्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे डाला भी तो ऐसी कला में जो बॉलीवुड डांसिंग में नहीं डाला। उन्होंने एक हम्म। अच्छी एक कला को पकड़ा, उन्होंने शास्त्री। कथक को लेके और शास्त्रीय नृत्य को लेके और उसमें मुझे आगे शिक्षा हम्म। प्रदान करी। और काफी काफी मेहनत और काफी कॉन्ट्रीब्यूट, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है खैर मेरे पेरेंट्स का इस चीज में कि मुझे याद है कुछ 5-6 साल तक रोज मेरे फादर मुझे क्लासेस में लेके जाते थे, जब तक मैं खुद से नहीं जाना शुरू हुई। तो रोज मुझे लेके आते थे, लेके जाते थे। और मेरी मदर हमेशा हर जगह जहाँ पे भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेस हो रही हैं, वो मुझे तैयार कर रही हैं और मुझे लेके जाती थी और प्रोग्राम्स करके हम लोग आते थे। और प्रोग्राम से पहले की जो रिहर्सल्स होती हैं उन सब में वो मेरे साथ बैठती थी और शी वॉज माई फर्स्ट क्रिटिक एक्चुअली। तो हम्म। ये अच्छा लग रहा है, यहाँ ये अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल्दो वो आर्टिस्ट फैमिली से नहीं है तो टेक्निकल चीजें चीजें शायद इतनी नहीं वो बता पाते थे। पर
जो एक सोल है, उनको वो अगर मिल जाती थी कि हाँ, एज अ लेमैन अगर हम देख रहे हैं और हमें डांस अच्छा लगे, तो हाँ अभी उस हाँ। लेवल तक आ गया है, या तुम्हें और अभी रियाज की जरूरत है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये सब वो मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें। धीरे धीरे जब तक मुझे समझ में आया कि हाँ डांस है जो मुझे करना है, या मैं कथक में ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ, या इसे एज अ प्रोफेशन लेना चाहती हूँ, तब तक तो मैं ऑलरेडी डांस कर ही रही थी। तो पूरा सपोर्ट उनका रहा है हमेशा। और मुझे कहीं फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं हुई कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ या वो मुझे रोक रहे हैं आगे बढ़ने से। आज भी चाहिए होता है तो वो हमेशा सबसे पहले मेरे लिए खड़े हुए हैं। आपकी शायद मित्र यहाँ पूछ रही हैं, हु वाज योर टी? टी, हाँ। हु वाज योर गुरु? हाँ, हाँ। ऐसे टी लिखा है तो वो चाय पकड़ में आ गया, लेकिन मैं नीचे वापस मैं आया, वॉज योर गुरु? मेरी अच्छा गुरु क्या? अच्छा, आप उसने संशोधित कर लिया है गुरु कर। तो मैं वहां भी आ रहा था वैसे कि सबसे पहले गुरु आपकी कौन थी, और कौन थी ऐसे जिनके माध्यम से आप नृत्य की ओर प्रवृत्त हुई, फिर बाद में तो एक बहुत सीरियस ढंग से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आप जुड़ी, रानी खानम जी से जुड़ी, जी। या उनसे पहले भी कोई गुरु थे? उनसे पहले मैं कोटा में ही सीखती थी। तो तब मेरी गुरु थी श्रीमती श्रुति जौहरी। तो वहीं पे अच्छा मैं कोटा में उन्हीं से 10 साल सीखा। और उसके बाद वहाँ पे स्पिक मेकर का स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट स्टार्ट हुआ, जिसमें रानी गुरुजी हम्म सिखाने के लिए आई थी। और हम्म कुछ साल भर, साल सवा साल वो स्कूल वहाँ पे चला था। और तब तब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था। मैंने फिर गुरुजी को ज्वाइन किया, और तब से लेके और आज तक उन्हीं के साथ हूँ। और जो कुछ भी मैंने सीखा है, या मैं जो कुछ भी हूँ, वो सब रानी रानी गुरुजी की वजह से है। हम्म। तो जो डांस का मीनिंग है, जो सोल है डांस की, वो मुझे गुरुजी के पास आने के बाद समझ में आई कि किस तरह से एक डांस फॉर्म भी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, ट्रांसफॉर्म कर सकती है। हम्म। वो मुझे उनसे जुड़ने के बाद समझ में आया। तो उनसे सीखने के लिए फिर दिल्ली भी जाते रहना पड़ा होगा? जी, मैं दिल्ली जाती थी शुरू में। तो मैं उनके पास जाके काफी टाइम रही हूँ, सीखी हूँ। लेकिन उसके हम्म बाद मेरा भी पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा था, मैं एमबीए कर रही थी, तो बहुत ज्यादा हम्म आना, वहाँ रहना नहीं हो पाया। तो फिर मैं हम्म सैटरडे संडेज उनके पास जाती थी, और वहां से हम्म सीखी। और उनसे थोड़ा सा सामान बटोर के अपने पास लाती थी, थोड़ा प्रैक्टिस करती थी, फिर उसके बाद वापस उनके पास जाती थी। जो भी मैंने करा होता था वो दिखा के कि हाँ दीदी ये है जो, अब फिर वो अपने करेक्शंस देती थी। और आई एम ब्लेस्ड कि मैं उनके साथ रही, और जब भी उनके पास गई उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया, पूरा सपोर्ट किया। इनफैक्ट आज तक भी, मतलब कभी भी कोई दिक्कत होती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि मैं उनके पास चली जाऊँ। और वो इस तरह की गुरु हैं कि वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाती, प्रोत्साहित करती हैं। अगर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो गुरु हमेशा आपका साथ देगा। वो अपने घराने को लेकर बहुत गुणी और निष्णात जी। नृत्यांगना है। और जी। एक एक उनकी खूबी जो है मैंने हमेशा देखी कि बहुत परिश्रम करती हैं अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, कलाकारों के, अपने शिष्याओं के साथ। तो बिल्कुल। वो जो एक निष्ठा है, और उसके साथ साथ फिर आ, अच्छे प्रयोगों को लेकर भी उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। तो आपको उनकी मतलब क्या क्या शिक्षाएं जो है प्रभावित करती रही, और कौन कौन सी बातें आपने उनकी गांठ में बांध के रखी? जो एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे गुरुजी की इन्फ्लुएंस करती है या अट्रैक्ट करती है, मैं बोल सकती हूँ, वो है उनकी ईमानदारी। तो हम्म। क्योंकि आजकल कहते हैं कि इतने सिंसियर और इतने समर्पित शिष्य नहीं बचे हैं। तो हाँ।
मुझे लगता है कि काफी हद तक ये चीज गुरुजनों में अभी भी हैं काफी गुरु जो बहुत दिल से अपने शिष्यों के साथ जुड़े हुए हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। बट काफी सारे ऐसे भी हैं जो नहीं सपोर्ट करते और नहीं आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये मैंने अपने गुरुजी से सीखा है कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज थी। जब वो सिखाती हैं तब भी पूरी ईमानदारी से सिखाती हैं, आगे बढ़ाने में भी उनकी पूरी ईमानदारी है। और डांस करना हो चाहे डांस सिखाना हो, दोनों चीजों में उनका एक चीज है कि अपनी ईमानदारी कायम रखो। अगर आप अपने अपने प्रति या अपनी कला के प्रति ईमानदार नहीं हैं तो आप बहुत लंबा नहीं जा सकते हैं। हाँ, ये तो है। तो उसमें डूबना, उसकी इन डेप्थ नॉलेज पूरी होनी चाहिए और जुड़ाव होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना कहाँ तक जा पाएंगे। लोग इतने इतने गुणी जन बैठे हैं, आप कहीं ना कहीं मार खा ही जाएंगे। तो ये चीज उनसे मैंने सीखी है कि बहुत प्यार करती हैं, बहुत जुड़ाव रखती हैं। मुझे लगा कि आई थिंक ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर आप अपने और अपनी चीजों के लिए ईमानदार हैं तो फिर भगवान भी आपका साथ देता है। ये बात तो है। और अच्छा, उनकी साहित्य में भी बहुत रुचि है। साहित्य से उन्होंने बहुत सारी रचनाओं को नृत्य में प्रयोग किया, कथक में। तो आपका भी ऐसा कोई रुझान है नृत्य के अलावा किसी अन्य रचनात्मक माध्यम से जुड़ी है क्या? हाँ, पढ़ने का शौक मुझे भी है और मैं कविताएं पढ़ती हूँ काफी। और अभी मैं एक लेटेस्ट बुक पढ़ रही हूँ, कनौजिया, जो कि धर्मवीर भारती जी की है, और जिसमें राधा का पक्ष दिखाया गया है। मोस्टली अभी तक राधा को जो दिखाया गया है वो कृष्ण के लिए समर्पित है, कृष्ण से प्यार करती है और कृष्ण के एस्पेक्ट से राधा को ज्यादा दिखाया गया है। इस बुक में राधा के एस्पेक्ट से कृष्ण दिखाए गए हैं कि राधा किस तरह से सोचती है कृष्ण के बारे में। तो वो एक अलग डिफरेंट एंगल है राधा का, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आजकल वो बुक पढ़ रही हूँ, कनौजिया। रानी जी के साथ आपको कहाँ प्रोग्राम में जाने का अवसर मिला, डांस नृत्य प्रदर्शन करने की? गुरुजी के साथ मैं बहुत घूमी हूँ, उनके साथ प्रोग्राम्स में। मैं ये उदयपुर के शिल्पग्राम फेस्टिवल, महाराणा कुंभा फेस्टिवल, बिहार उत्सव, केरला, और हम लोग स्पेन, कतर, काफी जगह उनके साथ गई हूँ। काफी कुछ सीखने को भी मिला है उसी तरह से साथ में घूमते फिरते परफॉर्म करते हुए। स्वयं आपकी अपनी कला यात्रा, आप अलग से आप किन किन कला मंचों पर आपने अभी तक नृत्य प्रदर्शन किए, कहाँ निमंत्रित हुई? हाँ, मैंने जयपुर में ही जवाहर कला केंद्र, वहाँ पे आपने परफॉर्मेंस किया है, और टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए मैंने परफॉर्मेंसेस किए हैं। और एक लोक रंग फेस्टिवल होता है बहुत बड़ा यहाँ पे जयपुर का, उसमें मैंने परफॉर्म किया है। और बीकानेर में परफॉर्मेंस किया है। और इसके अलावा भास्कर का एक वुमेन ऑफ द, दैनिक भास्कर अखबार की तरफ से एक वुमेन ऑफ द ईयर का उन्होंने इवेंट का आयोजन किया था, उसमें उन्होंने मुझे वुमेन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया था 2019 में। इसके अलावा काफी जगह मैंने कतर में भी एक वर्चुअल परफॉर्मेंसेस करी हैं। और अगर लॉकडाउन को भी मैं उसकी भी बात करूँ तो कतर में एक एसोसिएशन है, वहाँ के लिए मैंने परफॉर्मेंस किया है। न्यूयॉर्क कथक फेस्टिवल में मैंने अपना सोलो किया है। और ऐसे और है इस तरह से अपने घर, हाँ जी, जयपुर घराने की जो कथक परंपरा है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप? क्योंकि एट ए टाइम कई घराने हमारे देश में नृत्य के कथक के खास तौर से, अभी जैसे एक तो लखनऊ घराना है प्रमुख रूप से,
फिर जयपुर घराने की तो अपनी पहचान है बहुत बड़ी, आप सब लोग उसके संवाहक हैं। मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश जब छत्तीसगढ़ में चला गया तो रायगढ़ घराने की कथक परंपरा बड़ी समृद्ध रही है, और हमारे मध्य प्रदेश में कई नृत्यांगनाएं जो वरिष्ठ हैं जिन्होंने रायगढ़ घराने का कथक प्रशिक्षण लिया, पंडित कार्तिक राम जी से, गुरु रामलाल जी से। तो ऐसी यहाँ भी दुर्गालाल जी से शुरू होती है पूरी ट्रेडिशन, जो फिर गंगाली परिवार तक जाती है, और फिर आपकी गुरु है। तब ये पूरी बेल है लंबी। बल्कि रानी जी तो लखनऊ घराने से भी जुड़ी रही हैं। हाँ, रानी गुरुजी लखनऊ घराने से ही हैं जुड़ी हुई, और मैंने भी उनसे लखनऊ घराने की दीक्षा ली है। और हाँ, मैं क्योंकि जयपुर में सेटल्ड हूँ तो मुझे जयपुर घराने का भी काफी फ्लेवर देखने को मिला है। और जयपुर घराने की अपनी खासियत है, उसकी जो अपनी चमक है, जो तेजी है, और जो शार्पनेस, जो चक्कर है, वो जयपुर घराने की खासियत रही है हमेशा से ही। टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग रहा है हमेशा जयपुर घराने का, और वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है। वो जो तेजी है, वो जो चमक है जयपुर घराने की, वो बहुत अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पे भी जयपुर कथक केंद्र है जो काफी काम कर रहा है जयपुर घराने के कथक को आगे बढ़ाने के लिए। और मैंने लखनऊ घराने का सीखा है गुरुजी से। लखनऊ घराना इज मोर फॉर ग्रेस, जो ग्रेसफुल मूवमेंट्स, एक्सप्रेशंस, भाव प्रधान। इधर आपकी अपनी शिष्य परंपरा भी शुरू हुई है, आपसे कलाकार सीखते आते हैं? हाँ जी, मेरी अकेडमी है मुद्रा अकेडमी के नाम से। वहाँ पे मुझे जयपुर में हो गए 5 साल। उससे पहले मैं गुरुजी के साथ भी सिखाया थोड़ा बहुत, कोटा में भी अपनी क्लासेस करती थी। और उसके बाद यहाँ 5 साल से जयपुर में हूँ, और आते हैं छोटे बच्चे, बड़े, काफी 5-6 साल से जुड़े हुए हैं साथ में और सीख रहे हैं। जो थोड़ा बहुत सीखा है, जो थोड़ा बहुत अपना क्रिएटिविटी है, वो उनको आगे बढ़ाने की, आगे उनको देने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ प्रयोग किए हैं आपने भी? जी, मैंने क्योंकि मैं राजस्थान में हूँ, और यहाँ का सिर्फ जयपुर घराना ही फेमस नहीं है, यहाँ के फोक डांसेस भी देश विदेशों में बहुत ही प्रचलित हैं और बहुत माने जाते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक प्रयोग यहाँ की लोक कलाओं के साथ में किया जाए। तो मैंने कथक और राजस्थानी फोक म्यूजिक और डांस दोनों के साथ में एक प्रयोग किया, जिसमें हमारा एक कॉन्सेप्ट है, रंगरेज नाम है जिसका। तो रंगरेज कलर्स ऑफ राजस्थान। तो उसमें कथक के साथ मैंने राजस्थानी फोक म्यूजिक में से जैसे कुछ मांड कॉम्पोजिशन हो गई, राजस्थानी सूफी फोक है, और इस तरह से म्यूजिक पार्ट को लेके और उनके साथ कथक को मर्ज करके कुछ कुछ अपना प्रयोग करने की कोशिश की। और फिर मुझे लगा कि शायद म्यूजिक के साथ तो काफी प्रयोग वैसे भी पहले भी हो चुके हैं, तो मुझे एक कोई लोक नृत्य को लेके बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ करूं राजस्थान की। फिर मैंने काफी रिसर्च करी, सब किया, तो एक कालबेलिया मुझे ऐसा लगा कि जिसको मैं कथक के साथ जोड़ सकती हूँ, क्योंकि कालबेलिया में भी चक्कर बहुत इम्पोर्टेंट है, वैरायटी है चक्कर की, और तेजी है। जो कथक में जो फास्ट मूवमेंट्स और तेजी बीट्स जो होती हैं, वो कालबेलिया में मुझे मिली। और कॉस्ट्यूम्स उनकी भी बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट होते हैं। तो मुझे लगा कि इनको दोनों को मिला के और कुछ किया जा सकता है प्रयोग। तो एक हमने कॉम्पोजिशन बनाया जिसमें कालबेलिया म्यूजिक, कालबेलिया बीट और कथक की बीट को मर्ज करके और उसको मंच पे किया। और उसमें खासियत ये है कि उसमें सिर्फ कथक नहीं होता, उसमें कथक और कालबेलिया डांसेस दोनों एक साथ परफॉर्म करते हैं। तो कालबेलिया उसमें गाया क्या जा रहा होता है? उसमें बहुत ज्यादा
लिरिक्स हमने नहीं रखे हैं, दैट इज मोर ऑफ म्यूजिकल और बीट्स पे है। पर हाँ, कुछ हाँ कुछ जो हाँ। बुलबुलिया का जो टिपिकल जो बोल है, अर काल्यो कूद पड़ो मेला में साइकिल पर, तो ये कुछ कुछ उनके जो प्रेजेस हैं जो कालबेलिया के नाम से बहुत ही फेमस है। हमने वैसे दो हम्म कुछ लिरिक्स लेके और उनके साथ फिर बीट्स के साथ ज्यादा उसमें खेला है। और हम्म। एक कॉम्पोजिशन है जो काफी जगह किया भी है और काफी लोगों को पसंद भी आया है। और उससे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उससे एक बहुत अच्छा फायदा हुआ कि यहाँ की लोक कलाओं के साथ भी जुड़ने का मौका मिला, उनको समझने हम्म। का मौका मिला। और उनके साथ जब काम किया तो भी समझ में आया कि क्या क्या कठिनाइयां आ सकती हैं और क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं जब आप एक लोक कला को और एक क्लासिकल आर्ट फॉर्म को, दोनों आर्ट फॉर्म को मर्ज करते हैं और मिक्स करते हैं। तो हम्म। एक अच्छा एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट था। और लंगा ये कहीं, मांगलिया की कुछ हाँ। कुछ कॉम्पोजिशंस हैं, उनके साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है। हम्म। कुमुदनी लाखिया जी ने भी मांगड़ियार के साथ, बड़े गाजी खां के साथ एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया था। हमने भारत भवन में देखा था भोपाल में 8-10 साल पहले। हम्म। तो कहीं कहीं है ये कुछ बहुत अनोखी चीजें हैं, पर उनको अपना उनका सामने बिठाना जो है वो जी, और दिलचस्प बड़ा भी है मुश्किल उतनी। है क्योंकि उनकी गायकी का एक पैटर्न है, तो उनको बीच बीच में कट करके और उसके साथ कथक को मिक्स करना वो बड़ा मुश्किल होता है। देखने में बड़ा आसान लगता है पर उसको मिक्स हम्म। करके और दोनों को सामंजस्य बिठा के दोनों का और उसके साथ काम करना और उसको सक्सेसफुली प्रेजेंट करना, वो एक बहुत हाँ, बड़ा। ये तो है कि वो देखने वालों को पूर्णता समझ में आनी चाहिए, और या वो जो सामंजस्य है वो कहीं भी मतलब ऐसा ना लगे कि वो थोड़ा सा अनबैलेंस हुआ है या क्या है, क्योंकि दोनों ही जगह के अपने महत्व हैं। शास्त्रीय में कथक का और पारंपरिक में राजस्थानी जो लोक संगीत है उसकी, वो इतना समृद्ध है कि वो दुनिया तक चला गया है। अनेक देशों में राजस्थान के लोक संगीत को बहुत मान्यता मिली हुई है। बिल्कुल। तो उसका जो शास्त्रीय के साथ जो एक साम्य है वो निश्चित रूप से उतना ही रोचक भी है। खैर, और और मुझे ये हाँ हाँ जी, आप बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रही थी कि मुझे लगा कि ये लोक नृत्य तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है ही, और कथक का भी कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़ाव है, ओरिजिन है। तो इन दोनों को एक इंटरेस्टिंग चीज बनेगी, इनको दोनों को मिला के। तो बस वही एक छोटा सा प्रयोग करने की कोशिश करी। और आगे इसके आगे क्या नया करेंगे? आगे कुछ मन में चल रहा हो कुछ अब हाँ जी, इस? कुछ चल तो रहा है अभी, पर बहुत इनिशियल स्टेज है उसको शेयर करने के लिए। पर हाँ, बहुत जल्दी कुछ जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कविताएं पढ़ रही हूँ और उनके साथ ही कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करने का कोशिश कर रही हूँ। देखिए, आप लोग का आशीर्वाद रहा तो वो भी अच्छे से सक्सेसफुली कुछ बन पाए अच्छा। वो तो रहेगा, हालांकि हम लोग की अभी आशीर्वाद देने की उम्र नहीं आई है। बाबा लोग बाबा लोग देते हैं 70-75 साल की। लेकिन फिर भी आशीर्वाद है। और ये जरूर है। एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरे 7-8 महीनों ने सबको परेशान किया मानसिक रूप से, तो कल का दिन कैसा था? कल जो 16 तारीख को जो वैक्सीन हमारे देश में लॉन्च हुई, लोगों को लगाना शुरू हुई, तो उस दिन को आपने किस तरह रिसीव किया अपने में? क्योंकि अभी वैक्सीन हमारे पास तक तो पहुंची नहीं है, तो हमारे लिए, मेरे लिए तो वही एक आम रेगुलर दिन था। पर हाँ, एक पॉजिटिविटी जरूर आ गई है लोगों के मन में कि अब वैक्सीन चालू हो गई है, लगना शुरू हो गई है। और भगवान से दुआ है कि वो सक्सेसफुली काम भी कर जाए। और हम्म। अगर वो सक्सेसफुल हो जाती है तो इससे अच्छी खबर तो 2021 के लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि लोग तरस रहे हैं अब और पूरे दिल से चाहते हैं कि वो वापस उसी रूटीन में और
उसी लाइफ में वापस जा सकें और उस तरह से काम कर सकें। क्योंकि हर एक के लिए बहुत ज्यादा मार पड़ी है, मतलब बहुत बड़ा हिट हुआ है लॉकडाउन में सबको। हम्म। कल ऐसे हम सुन रहे थे वो एक बड़े संस्कृति कर्मी और कवि हैं अशोक वाजपेयी जी, उनका कल बर्थडे था। तो देश के बहुत सारे कवि और साहित्यकारों ने उनको अपनी शुभकामनाएं, क्योंकि बड़ा नाम है तो अच्छी अच्छी कविताएं उसमें सुनने को मिली। और एक बात आई कि कैसे इस पूरे साल ने हमको भयभीत इस बात के लिए भी कर दिया कि हम अपने चेहरे में हाथ नहीं लगा सकते, हम अपने आप को छू नहीं सकते, आप जबकि ये काम हम दिन में 50 बार करते होंगे आम दिनों में पहले। पहले करते थे, अब वो गुनाह लगने लग गया। अगर गलती से मुंह पे हाथ चला गया या नाक पे हाथ चला गया तो ऐसा लगता है कि वो हमने क्या कर दिया, कहीं हाँ, कोरोना तो कितना नहीं ले लिया। ये ये अपने आप से एक नया परिचय इस पूरे साल ने कराया हमको। तो इस पर फिर भी वो मैंने करना पड़ता है। कल ये अलग से मैं इस बात पे सोचता रहा बहुत देर तक कि कैसे कैसे समय जो जनरेशन बाद में जन्म लेगी इस साल के बाद, जो जनरेशन इस साल के पहले जा चुकी, वे सब अपने अपने तजुर्बों से हैं, पर ये तजुर्बा हमने फेस किया। हमने फेस किया, बिल्कुल। तो ये दुनिया में जो उथल पुथल मची हुई है और बहुत सारे सांस्कृतिक घटनाक्रम आयाम तो प्रभावित हुई। आप सभी जो भी परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े कलाकार हैं, आप सबके लिए मंच कठिन हो गया, अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और ये आशा करनी चाहिए कि नए साल में आप सभी फिर उसी तरह से परफॉर्म करेंगे जिस तरह से करते आए। आमीन। आप उम्मीद है कि वापस से सब खुलना चाहिए और कलाकारों को वापस उनका मंच मिले और वो उसी तरह से खुल के परफॉर्म कर पाए और लाइव ऑडियंसेस मिल पाए। तो वो वो भी जो जो वर्चुअल परफॉर्मेंसेस खैर काफी हो रही थी, पर उनका वो जो कहते हैं ना कि रस नहीं था, देखने वाले को वो रस नहीं मिल रहा था। और आर्टिस्ट को भी जो एनर्जी मिलती है ऑडियंस से वो उनको नहीं मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस हो रही थी, तो वो जो एक एक्सपीरियंस है ना कि आप जब आप कोई लाइव परफॉर्मेंस देखने जाते हैं तो वहां से कुछ लेके जाते हैं, वो एक्सपीरियंस मिसिंग था। तो उम्मीद है कि वो आए और इस तरह से सीखने को मिले। दोनों ओर से होता है। मंच पे जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिससे वो अपने फीडबैक के लिए साउंड सिस्टम को अपनी ओर करते हैं, वो लगभग वही सिद्धांत है जो दर्शक श्रोताओं का उनकी ओर देखना होता है। और दर्शक श्रोताओं के फ्रंट से देखे जाए तो कलाकार उनकी तरफ देखकर जो परफॉर्म करता है, तो एक सेतु बनता है बिल्कुल। कलाकार का और कला के जिज्ञासु का। अगर वो पारंगत है तो ठीक है, अगर वो सीख रहा है तो ठीक है, और अगर वो बिल्कुल नया है तो भी एक सेतु जो है वो जाता आता है। तो बिल्कुल। ये सब प्रभावित था, ये सब इस मोबाइल कैमरे से या वर्चुअली या हमारे नेट इन सब के माध्यम से संभव नहीं था। हालांकि ये बात रही कि इस पूरे साल में इस तरह की चीजों के विकास में वो हम सबका एक दूसरे तक पहुंचना बाधित नहीं किया। हाँ, बस वो एक बहुत अच्छी चीज वर्चुअल परफॉर्मेंस में ये हुई कि हमें हमारा जो दायरा है वो बहुत बड़ा हो गया। अब हम सिर्फ अपने पास तक के कलाकारों को कांटेक्ट करने की नहीं सोच रहे थे, हम देश विदेश सब जगह के कलाकारों से जुड़े और उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बना, उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो एक बहुत अच्छी चीज वर्चुअल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई है। हम्म। तो हर एक चीज की अच्छाई होती है और बुराई भी होती है, तो मुझे लगता है कि हमें अच्छी चीज देख के और उसी से सीख के और उसी से पॉजिटिव रहना चाहिए। तो ये चीज मैंने सीखी लॉकडाउन में कि हाँ, किस तरह से जीवन जिया जा सकता है हर तरह से, और उसको एक पॉजिटिव वे में लेके और आप उसको खुशी खुशी जी सकते हैं। इस समय ने जीवन भी एक नए सिरे से सिखाया हम सबको। बिल्कुल। शायद जो हम 10-15 साल में सीख पाते वो हमने इस एक साल में सीखा। हाँ बिल्कुल। क्या कह सकते हैं। जी। और कुछ कहना चाहें जो मुझसे रह गया वो पूछना। ऐसा आई थिंक काफी चीजें हम लोग जनरल बात ही कर रहे थे, काफी चीजें कवर हो गई हैं।
बात हो गई। ऐसे बताने का तो क्या है, बताने का ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ बस हाँ। इतना कि काम करते रहेंगे और आगे भी काम करते रहना है। कंटिन्यूटी जो है वो जब तक जीवन है तब तक कंटिन्यूटी रहनी चाहिए काम की, स्थिर नहीं रहना। एक स्वप्न लेकर चलता है कलाकार, कोई न कोई लक्ष्य, कोई न कोई स्वप्न। आपका क्या है? मेरे लक्ष्य तो हर एक कलाकार का यही होता है कि वो जितना हो सके अपनी कला को लोगों तक पहुंचाए और सही माध्यम से और सही ढंग से पहुंचाए। तो सपना मेरा भी वही है कि जितना हो सकता है मैं अपनी कला को लोगों तक पहुंचाऊं और उसको आगे बढ़ाऊं, उसको सही तरीके से जिस मायने में सीखा है उसी मायने में उसको बरकरार रखे। और हाँ, प्रयोग जरूर इम्पोर्टेंट है और प्रयोग होना भी चाहिए, पर जो ऑथेंटिसिटी है कला की, जो आर्ट फॉर्म का एक ऑथेंटिसिटी है वो नहीं खत्म होनी चाहिए, उसको उसी तरह से आगे बढ़ाएं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आगे आपके सारा सोचा हुआ सही हो, सच हो, और माता पिता बहुत खुश होंगे आपकी इन उपलब्धियों के साथ। आप जिस घर पे आई हैं वहां भी आपको सकारात्मक वातावरण मिलता होगा। जी ये बिल्कुल। बातें मैं इस चीज में तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे दोनों ही परिवारों से कभी कोई परेशानी नहीं हुई अपना काम करने के लिए। तो वहाँ दोनों हम्म, तरफ मुझे पूरा सपोर्ट है और तो मुझे सिर्फ काम में ही अपना एनर्जी और ब्रेन लगाना पड़ता है, बाकी काम हो जाता है। हम्म। बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इस कार्यक्रम में आई, बहुत अच्छा लगा। मुझे और भी बहुत फिर अच्छा मिलना। लगा। काफी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है, बात करने का मौका मिल रहा है, तो चलिए, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।